हो चुका है। आज 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर किसे दिल्ली भेजेगा ये तय कर रहा है। 2024 की लड़ाई का फर्स्ट फेज जारी है। यूपी से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक वोटर्स भारी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इंडिया टीवी सुबह से ही लगातार आपको एक एक बूथ का मिजाज बता रहा है। हम आपके सामने वोटर्स का मूड क्या है, असल में क्या मुद्दे ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं। नेताओं ने तो प्रचार कर लिया, नेताओं ने तो बड़े बड़े भाषण दे दिए, लेकिन उन भाषण का कितना असर वोटर्स के मूड पर पड़ा है, वोटर्स के मुद्दों पर पड़ा है, यही लगातार इंडिया टीवी आज सुबह से आपको बता रहा है। जिन राज्यों में आज पोलिंग हो रही है वहां मतदाता किन मुद्दों को लेकर बाहर निकल रहा है, यह हम आपके सामने रख रहे हैं। और अभी तक जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है उसे देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटर्स अपनी सहभागिता दिखा रहा है। ये चुनाव 400 सीट वाला है या 150 सीट वाला, राम लहर चल रही है या महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हावी हैं, क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में है, ये मुद्दे वोटर्स के दिल तक पहुंचे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहा है और ये वो 8 सीटें हैं जहां पिछली बार बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है और बिहार में भी चुनाव हो रहा है और मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देवेंद्र, जितने भी राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं, जितने भी बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं, आपके लिहाज से कौन सा ऐसा स्टेट है जो आपको इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, जिसपे लग रहा है कि कुछ बातें हो सकती हैं या कुछ फेरबदल हो सकता है आखिरी वक्त तक? नयापन के लिहाज से देखें प्राची, तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु पे नजर रहेगी कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से हाल के दिनों में दिख रहा है कि बीजेपी को लेकर एक करंट है, वो करंट कितने वोट में कन्वर्ट हो रहा है और कितनी सीटों में कन्वर्ट हो पा रहा है, वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं और आप देखें तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको दिख जाएंगे कि जिस राज्य में बीजेपी का थोड़ा सा खाता खुलता है, उस चुनाव में ना सही उसके आगे के चुनाव में आप देखें तो एकदम से उसे वो पलट देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपने स्पेस उनको दे दिया तो फिर बाकी बड़ा स्पेस वो अपने आप बना लेते हैं। कहा भी जाता है कि आप पाँव रखने की जगह दीजिए, वो अपना सोने की जगह खुद बना लेंगे। तो उस कंडीशन में मेरी नज़र निश्चित तौर पर तमिलनाडु को लेकर दिलचस्पी के लिहाज से सबसे ज़्यादा है कि क्या तमिलनाडु में कुछ लोकसभा सीटें बीजेपी के पास आती हैं या फिर ऐसा होता है कि 14, 15, 16% तक वोट जाए और सीट में कन्वर्ट ना हो पाए, ये देखने वाली बात रहेगी। अन्यथा बाकी सब चीज़ देखें तो जैसे आज उत्तर प्रदेश की आप बात कर लें, बिहार की बात कर लें या पूर्वोत्तर की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, इन सब में कोई जो 21 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसमें किसी बहुत बड़े सरप्राइज एलिमेंट वाली चीज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही है जो कुछ नयापन लेकर आ रहा हो। राजस्थान की अगर बात कर लें तो राजस्थान में चाहे कुछ सीटों पे ज़रूर आपको ये नैरेटिव दिख रहा होगा, खासतौर पे सोशल मीडिया में या कुछ नेताओं के बयान में कि ऐसा हो रहा है राजस्थान में, लेकिन जब नतीजे आएंगे 4 जून तक तब आपको समझ में आएगा कि यार ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसी दिलचस्पी वाली चीज़ नहीं। और उसका सीधा एक आप टेम्परामेंट उसको समझ सकते हैं इस लिहाज से कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अगर राजस्थान में ये कह रहे हो कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, तो आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति वहाँ पे ग्राउंड में क्या होगी। अच्छा, जैसे आपने तमिलनाडु का जिक्र किया, जब तमिलनाडु का जिक्र हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत नजर आ रही है, उनके एक के बाद एक दौरे नजर आ रहे हैं, अन्नामलाई ने जिस तरीके से जन समर्थन खड़ा किया है वो नजर आ रहा है। पार्टी की अपनी रीडिंग क्या मान रही है, कितनी सीटों पर वो फाइट में है या कितनी सीटें वो मानकर चल रहे हैं कि हम जीत सकते हैं? तमिलनाडु को लेकर निश्चित तौर पर जैसा कि आपने बताया कि चाहे पीएम मोदी की मेहनत हो या ये डिसीजन की अन्नामलाई के हाथ में कमांड दिया जाए, अन्नामलाई ने ग्राउंड पे जिस तरीके से काम किया उस राज्य में जहां सब कुछ आपके खिलाफ था, जैसे बीजेपी जिन मुद्दों के सहारे अपने पॉलिटिक्स को करती है, तमिलनाडु में तो वो मसला हुआ ही नहीं करता था। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जिस हिंदी की बात करती है वहाँ पे हिंदी उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। आपको अन्नामलाई को ही देख लें, आप वो बाकायदा हिंदी बोल सकते हैं लेकिन हिंदी में इंटरव्यू तक नहीं दे पाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदी बोलना शुरू करेंगे उनके अपोजिशन वाले इस मुद्दे को लेके उनके खिलाफ माहौल बना देंगे। तो वैसे कंडीशन में अब जो बीजेपी का करंट दिख रहा है कि टॉकिंग पॉइंट, तो उसके पीछे वजह ये रही कि पीएम मोदी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो तमिलनाडु में भी स्कीम ने जब ग्राउंड पे केंद्र सरकार की योजनाओं ने डिलीवर किया, लोगों के अंदर एक अच्छी धारणा आई। दूसरा, प्रोजेक्ट जिस प्रकार से वो शुरू करते हैं पूरा करते हैं। तमिलनाडु में ये नैरेटिव भी काफ़ी चला कि देश ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं अपने कार्यकाल में उनका लोकार्पण भी कर देते हैं। तो इन सारे मुद्दों के सहारे बीजेपी वहाँ पे फुटप्रिंट बना रही है और पार्टी ये मान कर चल रही है कि उसके वोट बैंक में इजाफा साइजेबल अमाउंट में तो होगा ही होगा। 3-4 सीटें निश्चित तौर पर लोकसभा में उसे वहाँ से मिल सकती हैं कम से कम।
एग्जैक्ट नंबर आप समझा जा सकता है कि तमिलनाडु में बीजेपी के नेता उस रूप में दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 3-4 सीटें आती हैं तो आप तय मानिए कि बीजेपी के लिहाज से एक चमत्कार जैसा होगा, क्योंकि एक छोटी खिड़की नजर आएगी जो कल को बड़े दरवाजे में कन्वर्ट हो सकती है। तमिलनाडु से बीजेपी को गुंजाइश है, तो इस बार महाराष्ट्र के चुनाव को भी बड़ा सियासी उठक पटक वाला चुनाव माना जा रहा है और महाराष्ट्र की भी सीटों पर आज मतदान हो रहा है पहले फेज में। हमारे सहयोगी राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आप नागपुर में मौजूद हैं, वीवीआईपी सीट है, यहाँ वोटर्स का मूड किस तरफ इशारा कर रहा है? कौन से मुद्दे आप भांप पा रहे हैं वोटर्स से बात कर जो हावी हैं उनके मन पर? देखिए, यहां अगर नागपुर की बात करें तो वोटर्स के मुद्दों से ज्यादा नितिन गडकरी का जो व्यक्तित्व है और जो उन्होंने पिछले 10 सालों में जो काम किया उसके बारे में जो चर्चा हुई है वो वोटर्स के दिमाग में इस वक्त छाया हुआ है। और जितने वोटर्स से हम बात कर रहे हैं वो गडकरी के व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए काम, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सहयोग किया है गडकरी को, वो यहाँ वोटर्स के लिए एक बड़ा मुद्दा है। वहीं कई वोटर्स ऐसे भी हैं जो लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन राजेश बीच में रोक रही हूँ, आपके पास लौटूंगी, नागपुर का समीकरण समझूंगी। मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हमारे साथ हैं, मनीष के साथ कोई मेहमान भी हैं। जी मनीष, बताइए कैसा चल रहा है फर्स्ट फेज का चुनाव? देखिए, बिल्कुल पहले चरण का मतदान चल रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जरूर बात करते हैं। सर, जबरदस्त आप भी प्रचार कर रहे हैं हर जगह कैंडिडेट के साथ। मोदी लहर 400 पार है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पर सिमट रही है। राहुल गांधी कभी अपने आप पर भी चिंता कर लें। हमें जो करना है, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी वो कर रहे हैं। पहले 10 साल में जो एक तरह से एक बहुत बड़े सिस्टम की करवट बदली, जो सिस्टम जिसको आमतौर से जनता बोलती थी कि बिगड़ा हुआ सिस्टम है, लाचारी होती थी, उस पूरे सिस्टम को रवा कर दिया, उसको बढ़िया कर दिया। अब 10 साल के कार्यकाल के अंदर लाभार्थियों के पास सीधा पैसा पहुंच रहा है, कोई बीच में बिचौलिए नहीं है। उस समय जो 2014 से पहले आप देखते थे, बड़े बड़े आते थे अखबार में लिखे हुए कि यहाँ घोटाला हो रहा है, वहाँ घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, बोफोर घोटाला, सबमरीन घोटाला, वो सारे खत्म हो गए घोटाले। तो ये बड़े घोटाले सारे खत्म हो गए। बैंक के जो एनपी होते थे, हजारों करोड़ लोग लेके भाग जाते थे, इनके रिश्तेदार वगैरह, वो बंद हो गए, उनसे वापस पैसा करा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। अब एक संकल्प लेकर तेज गति से विकास करना है। अब सिस्टम ठीक हो गया, अब इसको तेज गति से विकास करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 11वें स्थान से 5वें स्थान पे आर्थिक ताकत को लेकर आए, अब उसको संकल्प लेकर 2029 तक, मतलब अभी जो वोटिंग हो रही है, इसी वोटिंग के कारण अगले 5 साल में हम 5वें से दुनिया के अंदर तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन जाएंगे। और इस आर्थिक ताकत का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। लेकिन राजस्थान का जो मिशन 25 है इस बार बहुत चैलेंजिंग नहीं लग रहा है? बाड़मेर जिसे लेके पूर्वी राजस्थान तक के, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, दौसा, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उलझी हुई है। ऐसे जातीय समीकरण है जिसमें बहुत ज्यादा चैलेंज बढ़ गया है बीजेपी के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान की जब आप बात करते हैं तो राजस्थान की जनता ने तो अभी अभी झेला हुआ है कांग्रेस को। अभी 4 महीने पहले तो हर चीज ताजी है। 19 बार अगर पेपर लीक हुआ तो बिल्कुल ताजा है युवाओं के दिमाग के अंदर। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई क्योंकि उन्होंने पानी मांग लिया, तो वो किसानों के ऊपर बिल्कुल ताजी है उसके उनके मन में। एमएसपी के ऊपर बाजरा नहीं खरीदा जा रहा था, जो कि सबसे ज्यादा उपज राजस्थान में होती है, किसानों के दिमाग में। फर्टिलाइजर की चोरी हो रही थी, जो बांटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है, किसानों के बिल्कुल दिमाग में ताजी है। बिल्कुल महिलाओं की अगर बात कर लें तो दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 बना रखा था राजस्थान को। और जनरल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हर कांग्रेस का विधायक ने अपनी लूट की दुकान खोली हुई थी। पुरानी बात नहीं है, राजस्थान के लिए बहुत ताजी है। और इसीलिए 100 दिन के अंदर जो डबल इंजन की सरकार ने काम करा प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में, यहाँ भजन लाल जी के लीडरशिप के अंदर, 100 दिन में पानी पीने का और सिंचाई का 21 जिले और 3 लाख हेक्टेयर तकरीबन जमीन के ऊपर उसका तय कर दिया गया। 1 लाख करोड़ का बजट वो प्रधानमंत्री मोदी जी उसका 90% देंगे। पेपर 3 हुए, एक भी लीक नहीं हुआ। केंद्र सरकार का तो 10 साल में एक भी लीक नहीं हुआ, यहाँ 3 हुए, उस पर कोई लीक नहीं हुआ। तो ये फर्क राजस्थान की जनता देख रही है। इसीलिए चेहरे देखकर वोट नहीं कर रही है जनता। ये अपनी छोटी मोटी गांठें, लोकल पॉलिटिक्स, ये कोई भाई भतीजे का चुनाव नहीं है, ये सरपंच पार्षद का चुनाव नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है। और वो ऐसा लोकतंत्र जो आर्थिक ताकत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए 25 में से 25 लोकसभा सीटों के ऊपर
कमल के निशान को प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के ऊपर ये वोट होगा। लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं ना कोई गारंटी है ना कोई मोदी की लहर है, और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का वोट बढ़ाओ और कांग्रेस को जिताओ। हाँ, ये मैं सुन रहा हूँ। ये इनकी देखिए, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है वो अंग्रेज़ों वाली स्ट्रैटेजी रही है। अंग्रेज़ इनको अपनी पर्सनल डायरी दे के गए, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि बांटो और राज करो। तो हिंदुओं को तो ये जातियों में बांट देते हैं और फिर उसमें अपने कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति ये करते हैं और विकास के नाम पर ठीक है मनीष, तैयारी है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, और नाकामी कांग्रेस की कितनी रही है वो भी मुद्दे कहीं ना कहीं चुनावों में बनाकर राजस्थान में बीजेपी कॉन्टेस्ट करती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक तरफ पहले फेज का मतदान चल रहा है, तो वहीं आने वाले फेजेस के लिए कैसे नामांकन भरे जा रहे हैं और कैसे अपनी शक्ति का एहसास कराया जा रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गांधीनगर में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कल एक बड़ा रोड शो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया था। गांधीनगर की विधानसभाओं को कवर करते हुए बड़े हुजूम को अपने साथ लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी शक्ति का एहसास कराया था और आज वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। इस बार टारगेट ये है कि दुगने मार्जिन से जीतना है। 2019 में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोटों से गृह मंत्री अमित शाह ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी टारगेट लेकर ये चल रही है कि मार्जिन तकरीबन 10 लाख का हो जाना चाहिए, यानी कि डबल मार्जिन हो जाना चाहिए। और इसके लिए कल अपने क्षेत्र में गृह मंत्री मौजूद थे, रोड शो कर रहे थे और आज नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, इस सीट की बात करें तो ये तो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और वाकई में देखने वाली बात, दिलचस्प बात, मार्जिन ही होगा इस बार। बिल्कुल, इस बार इस बात पे नजर है कि क्या 6 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर पाते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस बात को लेकर गुजरात में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। और कल जो आपने कैंपेन उनका देखा जिसमें उन्होंने 3 रोड शो किया और आज वो नामांकन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि अब इसके बाद सीधे वो अपना वोट कास्ट करने ही वहाँ जाएंगे। और ये लोकसभा में नहीं हो रहा है, जब विधानसभा का भी चुनाव लड़ते थे गृह अमित शाह, तो उस कंडीशन में भी अपने इलाके में वो प्रचार करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं देते, बल्कि अपना समय वो बाकी दूसरे कंस्टिट्यूंसीज में देते थे। और लोकसभा में भी वही पैटर्न जारी है। कल आपने पूरा दिन भर का उनका कैंपेन देख लिया, आज नामांकन दाखिल करेंगे, इसके बाद बाहर जाएंगे। और चर्चा इस बात पे हो रही है गुजरात में खूब कि क्या गांधीनगर इस बार 6 लाख को क्रॉस करेगा। और अमित शाह की राजनीति के हिसाब से प्राची, एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि जब लालकृष्ण आडवाणी यहाँ से चुनाव लड़ते थे तब भी गृह मंत्री अमित शाह, अभी जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, तब तो पार्टी एक जब कार्यकर्ता थे, तब भी जब प्रदेश की बैठक होती थी और उसमें पूछा जाता था कि कौन चुनाव लड़ने को इच्छुक है, तो वो अपनी दावेदारी जरूर पेश करते थे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और अमित शाह ये इस बात को कहते भी हैं कि हर एक कार्यकर्ता के अंदर ये ख्वाहिश अगर है कि उसे चुनाव लड़ना है तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता के अंदर होनी ही चाहिए, और वही उसको आगे बढ़ाता है। तो समझा जा सकता है उस इमोशन के साथ आज जब वो नामांकन एक बार फिर से दाखिल कर रहे हैं तो किस माहौल में हो रहा होगा। तो एक तरफ वोटर्स के बीच में जा रहे हैं बड़े बड़े नेता, तो दूसरी तरफ आज पहले फेज की परीक्षा हो रही है। जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस नेता के मुद्दों पर, किस नेता की गारंटी पर, किस नेता के संकल्प पत्र पर उन्हें यकीन हो रहा है। ये आज वोटर्स बता रहे हैं। मेरे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए अलग अलग जगह से। नीतीश चंद्रा गया से हमारे साथ हैं। नीतीश, अगर बात करें गया की, तो यहाँ पर किसका जादू चल रहा है? किन मुद्दों को लेकर वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बन पाया या चर्चा 400 और 150 की हो रही है? देखिए, गया में अलग अलग मतदान केंद्रों पर मैं गया, लोगों से बातचीत की, वोटरों में उत्साह नज़र आ रहा है, लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। और एक बात जो साफ तौर पर दिख रही है कि मोदी के कामकाज को लेकर एक संतोष दिखता है, और साथ ही साथ जो अगले 5 साल आने वाले हैं उसको लेकर एक उम्मीद भी दिखती है। इसके अलावा राष्ट्रवाद जो है एक बड़ा कॉमन मुद्दा है। देश की साख बढ़ी, देश की इज्जत बढ़ी, विश्व में भारत का नाम हुआ, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हर आदमी की ज़ुबान पर सुनाई दे रहा है। और इसके अलावा एक बड़ा समूह जो लाभार्थियों का है वो भी इससे काफ़ी प्रभावित दिखता है। हिंदुत्व की जो राजनीति रही है एनडीए की, बीजेपी की, उसका भी काफ़ी असर दिखता है। तो कुल मिलाकर कहें कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और लाभार्थियों का जो एक बड़ा समूह है ये एनडीए के पक्ष में दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो बेरोजगारी का एक मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वो भी है कई युवाओं को अपनी तरफ खींचता हुआ कि आखिर उन्हें रोजगार नहीं मिला। तो देखना होगा कि चुनाव में इसके क्या नतीजे होते हैं। लेकिन हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर महिलाओं की आप कतार देखिए, पुरुषों और महिलाओं की मिलीजुली कतार है, लेकिन आप देखिए कि इसमें अधिकांश जो है वो महिलाएं ही हैं और काफ़ी देर से ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर है यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लें। क्या नाम है आपका?
ठीक है नीतीश, देखिए महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या युवा, हर कोई अपना योगदान देना चाहता है नई सरकार के गठन के लिए, और इसीलिए पहले फेज के चुनाव में हमें अच्छी वोटिंग की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कोयम्बटूर की क्या स्थिति है, ये टी राघवन हमें बताएंगे। राघवन, इस बार तो तमिलनाडु इंटरेस्टिंग है, और कोयम्बटूर सीट की बात करें तो यहाँ से तो खुद के अन्नामलाई चुनावी मैदान में है। जिन मुद्दों को सेट करने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, वो ग्राउंड पर नजर आ रहा है या अपने ही मुद्दे लेकर वोटर्स मैदान में है? जी देखिए, बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। जो अर्बन बूथ्स, कम से कम ने 5 से 7 अर्बन बूथ्स हमने विजिट किया अब तक, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस बात को लेकर अन्नामलई इस बार तमिलनाडु में ये लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, उनके साथ लोग यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। रूरल एरियाज़ में अभी हमें कुछ इनपुट्स लेने हैं, जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो कुछ इनपुट्स हमें रूरल एरियाज़ से भी मिलेंगे, लेकिन अर्बन एरियाज़ की बात कर लें, 5 से 7 बूथ हम गए थे और वहाँ पर मैक्सिमम लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस बार एक वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं और अन्नामलई उनके लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट हैं। चूंकि अब लगभग 12 बजने वाले हैं, पहले 3 घंटों में हमने देखा कि 25% यहाँ पर मतदान हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो जो टेम्परेचर है वो 38 से 40 डिग्री है। इलेक्शन मैनेज करने वाले अधिकारी हमें बता दें कि अब से अगले 3 घंटों में थोड़ा डल रहेगा, उसके बाद 3 बजे के बाद जो है वापस हम देखेंगे कि लोगों की कतार लगेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 8 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व की नजर है, उनमें से कोयम्बटूर भी है, और युवाओं के मन में, वोटर्स के मन में अपने अपने मुद्दे हैं और उन्हीं को लेकर वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा की तरफ हम चल लेते हैं। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुराग, छिंदवाड़ा जो गढ़ है कमलनाथ का, यहाँ पर क्या कह रहे हैं वोटर्स? क्या इस बार बदलाव की उम्मीद वोटर्स को है या सेटिस्फाइड नजर आते हैं अपने मुद्दों को लेकर वोटर्स? देखिए, सबसे बड़े बदलाव की बात अभी करूं जो सिर्फ चंद घंटे पहले हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले छिंदवाड़ा के जो कांग्रेस समर्थक मेयर थे विक्रम आहाके, उन्होंने कमलनाथ का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाना था, लेकिन अभी जैसे ही मतदान शुरू हुआ उसके चंद घंटे बाद उन्होंने वापस कांग्रेस में कमबैक कर लिया और बाकायदा एक अपील भी जारी की है कि तमाम जो लोग हैं वो नकुल नाथ को वोट करें और उनसे गलती हुई थी। तो सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है, और इसी बदलाव के चलते माना जा रहा था कि कमलनाथ के लिए इस बार परेशानी है, क्योंकि तमाम उनके समर्थक एक के बाद एक, सबसे खास माने आने वाले दीपक सक्सेना भी उनका साथ छोड़कर गए थे, विक्रम आहाके समेत तमाम विधायक। और इस वक्त हम एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके, ठीक है, कमलनाथ में इस बार फाइट दिलचस्प देखने को मिल रही है। दावा कर रही है बीजेपी कि इस बार ये गढ़ हम छीन कर रहेंगे। अब ये तो वोटर्स ही तय करेंगे कि किसकी किस्मत पर वो मोहर लगाते हैं। एक बार फिर नागपुर का रुख कर लेते हैं। राजेश, बताइए नागपुर का चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, नागपुर में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर ही लोग यहाँ पे वोट करने आ रहे हैं। नागपुर शहर हो या फिर नागपुर के आसपास के इलाकों हो या फिर नागपुर से मुंबई जोड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं वो लोगों के दिमाग में है। नितिन गडकरी का काम दिमाग में है, और पिछले 10 सालों में जो नागपुर की तस्वीर बदली है वो लोगों के दिमाग में। तो ज्यादातर जो मतदाता हैं वो इसी बात को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, जो यहाँ से उम्मीदवार दिया है वो एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट है, यहाँ के विधायक हैं, पहले मेयर रह चुके हैं और पॉपुलर हैं, लेकिन सबके बावजूद नितिन गडकरी का राजेश, आपको बीच में रोक रही हूँ। एक बार फिर हमें गांधीनगर का रुख करना होगा। गृहमंत्री अमित शाह नामांकन दाखिल करने के बाद इस वक्त बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए, और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें।